जमीन कांप रही थी, समंदर की लहरों में एक अजीब सी हलचल थी, लोग चीख रहे थे, बिल्डिंग्स गिर रही थी और कुछ ही पलों में सब कुछ तबाह हो जाता है। ये बात है जापान की, जहां 2011 में 9.1 मैग्नीट्यूड का भीषण भूकंप आया और 15,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, उस भूकंप से पहले एक अजीब सी घटना हुई थी। एक विशाल, चमकदार और तलवार की तरह दिखने वाली ओरफिश को समंदर के किनारे पर देखा गया था और एक बार फिर वही ओरफिश अभी कुछ दिनों पहले मैक्सिको के एक बीच पर देखी गई है। क्या ये कोई संकेत है? क्या एक और भयानक तबाही दरवाजे पर खड़ी है? क्योंकि ओरफिश एक ऐसी मछली है जो तब दिखाई देती है जब कोई प्रलय आने वाली होती है। वैसे तो ये मछली ओशन में 1000 मीटर की गहराइयों में रहती है, इसीलिए ये कभी इंसानों को नहीं दिखती। लेकिन जब ये ओशन सरफेस तक आती है, ऐसा लगता है जैसे ये किसी बहुत बड़े खतरे का इशारा कर रही हो। इसीलिए तो इसे डूम्सडे फिश भी कहा जाता है। 2020 में भी फिलीपींस में एक ओरफिश दिखाई दी थी और वहाँ भी 7.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक देखने को मिला था। यही नहीं, चिली, कैलिफोर्निया और ताइवान जैसी बहुत सी जगह है जहाँ भी ये मछली दिखाई देती है, वहाँ भयंकर तबाही आती है। जब से ये ओरफिश मैक्सिको के बीच पर दिखाई दी है, तब से इसी बात का खतरा आज लोगों को डरा रहा है। क्या सच में कोई डिजास्टर आने वाला है या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? कहीं ओरफिश सच में ही नेचर का एक दूत तो नहीं है जो किसी बड़े विनाश से पहले हमें आगाह कर रही है? क्या साइंटिस्ट कम्युनिटी को ओरफिश का ये कनेक्शन वैलिड लगता है या ये सिर्फ एक अंधविश्वास है? तो चलिए आज इस वीडियो में डूम्सडे फिश की मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं और पता लगाएंगे कि जो लोग ओरफिश को देखकर डर गए हैं, क्या वो सही है या गलत। ओरफिश अपने आप में इतनी रेयर है कि सदियों से इसके बारे में अलग अलग मिस्टीरियस थ्योरीज बनाई गई हैं, क्योंकि ना ही इंसान इसके बारे में जानता था और ना ही ये आसानी से दिखाई भी देती थी। इसीलिए 15th और 16th सेंचुरी के दौरान सेलर्स ओरफिश को लेकर बहुत ही डरावनी कहानियां सुनाया करते थे। जैसे ओरफिश को एक बड़े समुद्री दैत्य की तरह दिखाया जाता था और बताया जाता था कि ये इतना खूंखार दैत्य था जिसकी चमकती हुई लाल आंखें और मुंह से बाहर निकले हुए लंबे दांत किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। बताया जाता है कि ये समुद्री दैत्य लहरों में छुपा रहता था और जब भी इसे शिकार करना होता तो ये समुद्र की गहराइयों से ऊपर आ जाता और ओरफिश का साइज इतना बड़ा दिखाया गया था कि इसे सी सरपेंट का नाम भी दिया गया था। बहुत सी कहानियों में सी सरपेंट को समुद्र में मौत का दरवाजा माना गया है। यही कहानियां यूरोप और एशिया में फैल गई और आज भी एंशिएंट प्रिंट्स, मैप्स और बुक्स में सी सरपेंट की इमेजेस देखने को मिलती हैं। फिर बाद में ओरफिश की पहली रिकॉर्डेड साइंटिफिक स्टडी 1771 में हुई, जब नॉर्वे के एक बीच पर लंबी चमकती हुई सिल्वर फिश को देखा गया था। जापानीज फोकलोर में ओरफिश को ryugu no sokai कहते हैं, जिसका मतलब है मैसेंजर ऑफ ड्रैगन किंग। उनके अकॉर्डिंग अगर ओरफिश को किसी किनारे पर देखा जाए तो इसका मतलब है जल्दी ही कोई बड़ी तबाही दस्तक देने वाली है, क्योंकि बहुत बार किसी ना किसी बड़े हादसे से पहले इस मछली को सी शोर्स पर देखा गया है। क्या ये हो सकता है कि ये फिश डिजास्टर को पहले ही सेंस कर लेती हो या फिर ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? क्योंकि ये मछली एक डीप सी क्रिएचर है तो इसका सरफेस पर दिखना एक चांस की बात हो सकती है, लेकिन जब ये मछली सी शोर पर आ जाती है तो मानो ऐसा लगता है कि ये ओशन में वापस जाना ही नहीं चाहती, बल्कि ये तो किनारे की तरफ आने की कोशिश करती है। ऐसा लगता है जैसे वो डीप ओशन से आ रहे किसी खतरे से भागना चाहती हो। आखिरकार ये मछली इतनी स्ट्रेंज क्यों है? इसका दिखना जितना स्ट्रेंज है उतना ही स्ट्रेंज और मिस्टीरियस इसका बिहेवियर भी है। ओरफिश डीप सी में रहने वाली बाकी क्रिएचर से बिल्कुल यूनिक है। ये दुनिया की सबसे लंबी बोनी फिश है, जिसकी लंबाई 7 मीटर तक रिकॉर्ड की गई है और इसकी बनावट से ये माना जाता है कि कुछ ओरफिश इससे भी ज्यादा लंबी हो सकती हैं। इसकी स्किन बाकी मछलियों से बिल्कुल अलग होती है। जहां दूसरी मछलियों की स्किन पर स्केल्स होते हैं, वहीं ओरफिश की स्किन बहुत ही शाइनी और सिल्की होती है। ओरफिश की ये रिफ्लेक्टिव बॉडी उसे डीप सी में इनविजिबल बना देती है। ओरफिश के सर पर लाल रंग के फिन्स एक क्राउन की तरह दिखाई देते हैं। इसी वजह से ये देखने में एक रॉयल फिश की तरह लगती है और इस वजह से इसे किंग ऑफ हेरिंग्स का नाम दिया गया है। ओरफिश वर्टिकली तैरती है। ये ऊपर नीचे जब तैरती है तो लगता है जैसे कोई रिबन पानी के अंदर लहरा रहा हो। इसी मोशन की वजह से ये पानी में 1 किलोमीटर की गहराई तक आसानी से चली जाती है। साइंटिस्ट ने ओरफिश के ऊपर जब रिसर्च किया तो उन्हें ये पता लगा कि ओरफिश का शरीर जितना बड़ा है उतनी ही बड़ी इसकी आंखें भी होती हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि ओरफिश का दिमाग एक मटर के दाने जितना छोटा होता है। इस स्टडी से ये कंक्लूड किया गया कि ओरफिश अपनी इंटेलिजेंस से नहीं बल्कि अपने विजन की वजह से गहरे पानी में सर्वाइव कर पाती है। रिसेंटली साइंटिस्ट ने ओरफिश के सर और चिन पर कुछ बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गन्स भी डिस्कवर किए हैं जो बिना लाइट के भी गहरे पानी के अंधेरे में चमकते हैं
और ये माना जाता है कि ओरफिश इन्हीं चमकीले ऑर्गन से डीप सी में अपने प्रे को ट्रैप करती है। ओरफिश एक छिपकली की तरह अपने बॉडी पार्ट्स को अपने आप से अलग भी कर सकती है। फर्क ये है कि छिपकली शिकारी से बचने के लिए पूंछ को अपने शरीर से अलग कर देती है, जबकि ओरफिश शिकार की कमी के चलते ऐसा करती है। इससे वो अपनी एनर्जी कंजप्शन को लिमिटेड कर देती है, लेकिन जैसे इसे भरपूर खाना मिल जाता है तो फिर एक बार दोबारा से ये अपने शरीर की लंबाई को बढ़ाने का काम शुरू कर देती है। साइंटिस्ट मानते हैं कि ओरफिश अपनी ज्यादातर लाइफ डीप सी की डार्कनेस में ही बिताती हैं, इसीलिए ये कभी नॉर्मल कंडीशन में देखने को नहीं मिलती। लेकिन फिर ओरफिश के साथ ऐसा क्या होता है जो वो डीप सी में अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर ऊपर सी शोर्स पर पहुंच जाती है। ओरफिश और सुनामी के कनेक्शन की कहानियां सबसे ज्यादा जापान में ही सुनाई जाती हैं। साल 2011 में भी ये मछली जापान के अलग अलग सी शोर्स पर देखी गई थी। बस इसके कुछ महीने बाद जापान ने एक ऐसा विनाशकारी भूकंप और सुनामी देखी जो हिस्ट्री में हमेशा के लिए एक खौफनाक याद बन गई। तोहोकू में अर्थक्वेक और सुनामी आई जिससे 15,000 लोग मारे गए और पूरा का पूरा शहर पानी में समा गया था। 2017 में फिलीपींस के कोस्ट लाइन पर भी 2 ऐसी ही अजीब फिश देखने को मिली थी। लोग बोल रहे थे कि कुछ तो बुरा होने वाला है और 24 घंटे के अंदर ही एक 6.7 मैग्नीट्यूड के भयानक भूकंप ने फिलीपींस को दहला दिया था। फिर 2020 में ताइवान के कोस्ट पर एक बार फिर ओरफिश को देखा गया और ठीक एक महीने बाद वहां 7.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक रिकॉर्ड किया गया। तो क्या ये बात सच है कि जब भी ओरफिश किनारे पर दिखाई देती है तो कोई ना कोई बड़ी तबाही आने वाली होती है? फिलहाल के लिए तो ये सही लग रहा है, लेकिन एक बार ये भी देख लेते हैं कि साइंटिस्ट इसके बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि ओरफिश डीप सी में रहती हैं, तो कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि ओरफिश ह्यूमन के कंपैरेटिव सिस्मिक एक्टिविटीज को जल्दी महसूस कर सकती हैं। हालांकि कुछ एक स्टडी में ये पाया गया है कि अर्थक्वेक आने से पहले कुछ फ्रीक्वेंसीज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिलीज होती हैं, तो हो सकता है कि डीप सी क्रिएचर्स इन वेव्स को सेंस कर पाते हैं। और कई बार अर्थक्वेक्स आने की वजह से ओशन फ्लोर में जब क्रैक्स आते हैं तो मेंटल से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसेस रिलीज होती हैं। हो सकता है इनसे बचने के लिए भी डीप सी क्रिएचर्स का सरफेस तक पहुंचना एक मजबूरी हो। लेकिन थ्योरीज चाहे जितनी भी हो, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा एविडेंस मौजूद नहीं है जिससे ये पता लगाया जा सके कि ओरफिश सिस्मिक एक्टिविटीज को पहले ही सेंस कर लेती हैं और अपने बचाव के लिए वो ऊपर सरफेस तक पहुंच जाती हैं। बल्कि कई बार तो ओरफिश को तब भी सी शोर पर देखा गया है जिसके बाद कोई भी ऐसा हादसा नहीं हुआ है, क्योंकि ओरफिश बहुत ही नाजुक तरह की मछली है जिसे अगर प्रेडेटर या स्ट्रॉन्ग ओशन करंट्स जख्मी कर दे तो भी इसे अपने बचाव के लिए ऊपर सरफेस तक पहुंचना पड़ता है। ओरफिश का सरफेस तक पहुंचने के पीछे दूसरा रीजन ये माना जाता है कि बदलते ओशन टेम्परेचर्स और करंट्स डीप सी क्रिएचर्स को अनकंफर्टेबल कर देते हैं, जिस वजह से इनकी रूटीन और हैबिट्स में बदलाव देखने को मिल रहे हैं। और इसी वजह से हो सकता है कि ये डीप सी क्रिएचर्स ऊपर सरफेस में अब ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। आपने ओशन में ऐसी रंग बिरंगी दुनिया को देखा होगा और ये देखने में कितनी सुंदर भी लगती है, लेकिन ये तो ओशन का बहुत ही कम हिस्सा है जिसे हम अभी तक एक्सप्लोर कर पाए हैं। ये है फोटिक जोन, जहाँ हमें ये कलरफुल ओशनिक दुनिया देखने को मिलती है। इसके बाद डिस्फोटिक जोन आता है जो ट्विलाइट जोन होता है, यहाँ अंधेरा होना शुरू हो जाता है। फिर इसके बाद वो दुनिया है जिसे हम सिर्फ ना के बराबर ही जानते हैं। ये है अफोटिक जोन, जहाँ तक सनरेज नहीं पहुंच पाती, इसीलिए यहाँ बहुत ही ज्यादा अंधेरा होता है। और ये दुनिया इंसानों के लिए किसी मिस्ट्री से कम नहीं है। आज भी इंसान ओशन का सिर्फ 5% हिस्सा ही एक्सप्लोर कर पाया है और डीप सी के बारे में हम बहुत ही कम जानते हैं। जहां पूरी धरती पर सन से ही लाइफ पॉसिबल है, वहीं दूसरी ओर डीप सी में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। यहाँ प्लांट्स फोटोसिंथेसिस से खाना नहीं बनाते और यहीं सबसे वियर्ड डीप सी क्रिएचर्स देखने को भी मिलते हैं। और यहाँ अपना पेट भरना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। यहाँ एक ऐसी घटना होती है जिस वजह से डीप सी क्रिएचर्स अपना पेट भरते हैं और वो ऊपर सरफेस तक पहुँचते हैं। इसका नाम है डीप स्कैटरिंग लेयर। वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त यूएस नेवी ने अपने एनिमीज को काउंटर करने के लिए जब सोनार सिग्नल्स डिटेक्ट किए तो उन्होंने नोटिस किया कि ओशन फ्लोर अपनी एक्चुअल डेप्थ से ऊपर आ गया था। हालांकि ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। फिर 1945 में अमेरिकन ओशनोग्राफर मार्टिन डब्ल्यू जॉनसन ने पहली बार इस पहेली को सुलझाया। यूएस नेवी को जो सिग्नल्स मिल रहे थे वो उन डीप ओशन क्रिएचर से आ रहे थे जो सरफेस की तरफ ऊपर आ गए थे। जब इनकी गिनती बिलियंस में बढ़ गई तो देखने में ये एक पूरी लेयर लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि ओशन फ्लोर अपलिफ्ट हो गया था। इसके पीछे का कारण था कि डीप सी क्रिएचर्स फाइटोप्लैंक्टन्स को खाने के लिए रोज रात को ऊपर आते हैं। ये काम रात को ही किया जाता है ताकि दिन में ये डीप सी क्रिएचर्स किसी शार्क या दूसरी बड़ी मछलियों का शिकार ना बन जाएं। इसीलिए कई बार खाने की तलाश में ये डीप सी क्रिएचर्स हमें सरफेस पर दिखाई देते हैं और इन्हीं में से एक ओरफिश भी है। आज भी साइंटिस्ट ओरफिश को डूम्सडे फिश ना मानकर एक रेयर फिश ही मानते हैं जो डीप सी में रहने
के कारण नॉर्मली इंसानों के साथ इंटरेक्ट नहीं करती, क्योंकि ओरफिश अपने आप में बहुत ही रेयर फिश है। तो अगर साइंटिस्ट को ओरफिश पर डिटेल रिसर्च करनी है तो मल्टीपल सैंपलिंग्स की जरूरत होगी, और यही कारण था कि ऐसी रेयर फिश के बारे में वो भी अपनी थ्योरीज को हर एक डायमेंशन में प्रूव नहीं कर पा रहे थे। लेकिन फिर 2015 में कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। फ्रेंच फिल्म मेकर बर्ट्रैंड लॉयर फ्रांस और कोर्सिका के बीच ओशनोग्राफी शूट कर रहे थे, तभी उन्हें एक चमकीला रिबन तैरता हुआ नजर आया। लॉयर शॉक थे कि ये मानव इतिहास में पहली बार हो रहा था कि किसी ओरफिश को उसके ही नेचुरल हैबिटेट में जिंदा रिकॉर्ड किया जा रहा था। हालांकि 1960 के दशक में भी कुछ फिशरमैन को जिंदा ओरफिश देखने को मिल गई थी, लेकिन ओरफिश के अपने ही नेचुरल हैबिटेट में देखने का मौका इंसान को 2015 में ही मिला, और ये पहली बार पता चलता है कि ओरफिश वर्टिकली तैरती है। हैरानी की बात थी कि ओरफिश को इंसान की मौजूदगी से कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन जो ऑक्सीजन के बबल्स डाइवर्स छोड़ रहे थे वो ओरफिश को जरूर तंग कर रहे थे। ये एनकाउंटर भले ही बहुत ही शॉर्ट टाइम का था, लेकिन इसके बाद डाइवर्स को ओरफिश पर रिसर्च करने के लिए कम से कम एक सही जगह मिल गई थी, बल्कि उन्हें सैंपलिंग के लिए पूरा 1 साल लग गया। 100 से ज्यादा सैंपल्स कलेक्ट किए गए और उनकी ये मेहनत रंग लाई। आज साइंटिस्ट के पास ओरफिश के बारे में इतनी ज्यादा रिसर्च और कलेक्टेड डेटा है जो शायद 2015 से पहले कुछ भी नहीं था। 40 से 50 साल पहले तक ओरफिश बहुत ही रेयरली दिखाई देती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में अब ओरफिश को बहुत ज्यादा बार देखा गया है। आज सिर्फ जापान, फिलीपींस और मेक्सिको के बीच पर ही ओरफिश को नहीं देखा जाता, बल्कि अब तो दुनिया के बहुत से हिस्सों में इन्हें शोर्स पर जिंदा देखा जा रहा है। हो सकता है कि जापानीज फोकलोर में ओरफिश को देखना सही नहीं माना जाता और इसे बहुत से लोग अंधविश्वास भी मान सकते हैं, लेकिन साइंटिस्ट आज भी परेशान है कि कुछ सालों में ऐसा क्या हो रहा है जो डीप सी क्रिएचर्स अपने एनवायरनमेंट को छोड़कर सरफेस पर आ रहे हैं। क्योंकि डीप स्कैटरिंग लेयर तो सदियों से रोज बनती आ रही है, लेकिन डीप सी क्रिएचर का इस तरह सरफेस पर ज्यादा दिखाई देना किसी वार्निंग से कम नहीं है। क्या ओशंस का बढ़ता हुआ टेम्परेचर या ग्लोबल वार्मिंग से ओशन करंट्स में आ रहे बदलाव उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं? कहीं इस वजह से वो अपने अडेप्टिव एनवायरनमेंट को छोड़ने पर मजबूर हो रही हैं? या फिर ह्यूमंस की बढ़ती हुई इंटरफेरेंस उनकी दुनिया को बर्बाद कर रही है, जैसे पॉल्यूशन, जिससे ओशनिक लाइफ की केमिस्ट्री ही चेंज हो गई है? हालांकि डीप सी माइनिंग अभी किसी भी देश को अलाउड नहीं है, लेकिन इंसान का लालच जिस तरह ऑलरेडी धरती के जंगलों को बर्बाद कर रहा है, उस हिसाब से तो डीप सी माइनिंग बहुत ही जल्द कॉमन हो जाएगी। और फिर इन डीप सी क्रिएचर्स का क्या होगा? जो डीप सी अभी तक इंसान की पहुंच से दूर था, वो भी हम जल्द ही बर्बाद कर देंगे। तो शायद भले ही जापानीज फोकलोर में ओरफिश का दिखना अशुभ माना जाता हो, कारण कोई भी हो, लेकिन अगर डीप सी क्रिएचर्स अपने नेचुरल हैबिटेट को छोड़ रहे हैं तो ये सच में किसी अलार्मिंग सिचुएशन से कम नहीं है।